अस्सलाम वालेकुम ऑल। आज हम इश्यूज इन पाकिस्तान इकॉनमी अकबर जैदी साहब की बुक का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के क्रिटिकल इश्यूज के ऊपर है। ठीक है, इससे पहले हमने जो सारा एग्रीकल्चर का स्ट्रक्चर है और इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है डिफरेंट डिकेड्स में, वो हमने डीपली एनालाइज कर लिया है। आज हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसका पार्ट 1 जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं, मेजर ट्रेंड्स क्या हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है पाकिस्तान का, उसके 5 बेसिकली सब सेक्टर्स हैं। ठीक है, एक तो उसमें मेजर क्रॉप्स होती हैं, फिर माइनर क्रॉप्स आती हैं, फिर लाइफ स्टॉक है, फिर फिशरीज हैं और उसके बाद फॉरेस्ट्री है। ठीक है, ये 5 बेसिक मेन सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो रिलाई करता है। मेजर क्रॉप्स जो हैं वो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन होती है उनकी जीडीपी के अंदर। मेजर क्रॉप्स के अंदर वीट, राइस, मेज, ठीक है, ये चीज़ें जो है वो हमारी मेजर क्रॉप्स कहलाती हैं। अगर आप डिफरेंट इराज के अंदर इसकी प्रोडक्शन को देखें तो 1949 और 50 का जो टाइम था, तब मेजर क्रॉप की प्रोडक्शन और उसकी जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन जो थी वो 52% थी। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम अगर 2011-12 में देखते हैं तो इसकी कंट्रीब्यूशन 31% रह गई है, जो कि काफ़ी हद तक डिक्लाइन कर गई है 1949 से 50 वाली स्टेज से अब। फिर इसी तरह माइनर क्रॉप्स को अगर देखें तो उस टाइम पे 1949 और 50 के टाइम पे जो क्रॉप की माइनर क्रॉप की कंट्रीब्यूशन थी जीडीपी के अंदर, वो 12.5% थी। ठीक है, और जब उसको करंट उसमें देखते हैं तो वो 10.1% जो है हमें नजर आती है। तो इससे हमें पता चला कि जो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन थी वो टाइम टू टाइम डिक्लाइन होती रही है। ठीक है, फिर लाइफ स्टॉक की जो है कंट्रीब्यूशन, लेकिन लाइफ स्टॉक की अगर कंट्रीब्यूशन को आप जब एनालाइज करते हैं तो एक 1980s के एरा में इसमें डिक्लाइन आया, लेकिन 2002 टू 2011 जो है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा राइज आया है। ठीक है, अब 55% जो है वो कंट्रीब्यूशन है हमारी लाइफ स्टॉक की। फिशरीज जो है वो भी, उसमें भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट आई है बीच के टाइम पे। 1980s और 2000 वाला जो टाइम था उसमें काफ़ी इम्प्रूव हुआ है उसकी कंट्रीब्यूशन, लेकिन अब जो है वो फिर से डिक्लाइन पे चली गई है। इसी तरह फॉरेस्ट्री जो है वो, अगर उसकी कंट्रीब्यूशन को देखें तो पहले 0.5 थी, लेकिन बीच में जो है थोड़ा सा उसमें राइज आया, 1.02 हो गई, फिर 2002 और 3 के टाइम पीरियड पे 1.13 हो गई, और फिर 2011 से 12 के टाइम पे ये 1.1 पे दोबारा चली गई, ये इसमें फॉल आ गया। अब जब डिफरेंट टाइम्स को हम एनालाइज करते हैं तो हमें आइडिया होता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो काफ़ी हद तक डिक्लाइन होती जा रही है। ठीक है, लेकिन लाइफ स्टॉक की सिर्फ अगर हम बात करें तो उसमें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आई है। फिगर्स जो है हमें बताती हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप्स इन जीडीपी जो है वो डिक्लाइन करता जा रहा है और लाइफ स्टॉक जो है वो इंक्रीज कर रहा है बिटवीन लास्ट 30 ईयर्स। कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ स्टॉक जो है वो डबल हुआ है तकरीबन लास्ट 30 ईयर्स में। अगर हम देखें पाकिस्तान का एग्रीकल्चर जो कैलेंडर है उसमें बेसिकली वो डिपेंड किस पे करता है। एक रबी सीजन होता है जो कि विंटर सीजन होता है, और एक खरीफ सीजन होता है जो कि समर सीजन होता है। रबी के मेजर फूड जो हैं वो वीट है, टोबैको है, ठीक है, जो कि लार्जेस्ट हमारे कैश क्रॉप्स भी होते हैं। और इसके साथ साथ अगर खरीफ को देखें तो उसमें कॉटन, शुगर कैन, राइस, ठीक है, ये चीज़ें जो है इन चीज़ों की प्रोडक्शन की जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक्सपोर्ट्स हैं कंट्री की वो प्रोड्यूस होती हैं हमारे खरीफ सीजन के अंदर। ठीक है, शुगर कैन है, राइस है, ये हमारी एक्सपोर्ट्स हैं बेसिकली। एंड दिस सीजन फॉलोज हैवी फ्लड। ठीक है, लेकिन इस टाइम पे हमारा जो कंट्री का वो है सीजन होते हैं, ठीक है, उसमें हैवी फ्लड्स वगैरह आते हैं। मूनसून सीजन होता है, ठीक है, बारिश का ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है, तो जो क्रॉप होती है वो डैमेज होने का भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। इसके साथ साथ जब बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं तो क्रॉप को कीड़ा लगने का या पेस्टिसाइड का पेस्ट अटैक जो होते हैं वो, उससे भी क्रॉप जो है वो हमारी काफ़ी हद तक इफेक्ट हो जाती है। डाटा ऑन एग्रीकल्चर आउटपुट शोज नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ठीक है, अब अगर हम एग्रीकल्चर का सिर्फ डाटा देखें तो इससे हमें नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है वो आइडिया होते हैं। उनको देखते हैं कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुई है मैनी फोल्ड्स विद इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इम्प्रूव होती गई है तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन जो है वो इन्हेंस होती रही है। ठीक है, एंड इंक्रीज डिमांड फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन यूजर्स। ठीक है, इसी तरह जैसे जैसे क्वालिटी
इंक्रीज हुई है, टेक्नोलॉजी इंक्रीज होने से क्या हुआ है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की क्वालिटी भी इंक्रीज हुई है, ठीक है, क्वालिटी इनहांस्ड क्वालिटी में हमने चीज़ें प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी हैं, तो जिसकी वजह से इसकी डिमांड जो है डोमेस्टिक मार्केट में भी ज़्यादा हुई है और जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें भी हमारी जो आउटपुट है उसकी डिमांड जो है ज़्यादा होने लग गई है। 1960 से अगर 2012 तक का टाइम पीरियड देखें तो जो क्रॉप थी उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है तकरीबन 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स उसके अंदर राइज आया। टोटल एरिया अंडर फूड क्रॉप हैज इंक्रीज्ड बाय मोर देन 50% 1960, ठीक है, 1960 का टाइम पीरियड पे अगर हम देखें जो कल्टीवेटेड लैंड था और अब का जो कल्टीवेटेड लैंड है तो तकरीबन 50% एरिया अब हम ज़्यादा कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। वीट जो है हमारी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होने वाली क्रॉप है, ठीक है, और इसका तकरीबन उगाई जाती है 66% एरिया के ऊपर अब करंटली, लेकिन ये 1960s में 60% एरिया के ऊपर, जो 60% कल्टीवेटेड एरिया था उसके ऊपर वीट लगाई जाती थी, अब इसकी पोर्शन जो है वो ज़्यादा हो गई है और ये अब 66% एरिया के ऊपर उगाई जाती है। अगर देखें कि डाटा ऑन टोटल प्रोडक्शन शोज दैट बिटवीन 1950 to 55 एंड 2012 देयर इज अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन ऑल मेजर एंड माइनर क्रॉप्स, ठीक है, इनकी प्रोडक्शन में काफ़ी हद तक इंक्रीज आया था क्योंकि हमने आहिस्ता आहिस्ता कल्टीवेटेड लैंड को इंक्रीज जब करते रहे, ठीक है, तो क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन है हमारी वो इंक्रीज होने लगी। बट द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ मेजर क्रॉप्स जो थी वो हमारी डिक्लाइन कर गई। जो मेजर हमारी क्रॉप्स थी वीट, राइस, ठीक है, और शुगर कैन, ये इनमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आने लग गया था। 1950s में क्या हुआ कि केनाल्स प्रोवाइड 81% ऑफ द इरिगेशन, ठीक है, केनाल्स जो थे वो इरिगेट करते थे 81% ऑफ कल्टिवेटेड लैंड को, और 2011 में अगर देखें तो केनाल जो हैं वो 60% को इरिगेट करते हैं, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा था ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया था उसमें काफ़ी हद तक ट्यूबवेल जो है वो इंस्टॉल किए थे, तो अब जो वो केनाल्स वाला सिस्टम था उनकी जगह ट्यूबवेल्स ने ले ली और ट्यूबवेल्स के थ्रू जो है क्रॉप को इरिगेट किया जाता था। एग्रीकल्चर वॉज द डोमिनेंट सेक्टर इन 1947। 1947 में और 50s का जो टाइम था उस टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर जो था हमारा डोमिनेंट था, और जो हमारी जीडीपी थी उसमें ऑलमोस्ट 50 मोर देन 50% जो कंट्रीब्यूशन थी वो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की थी। इसके साथ साथ ये सब्सटेंशियल शेयर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता था, क्योंकि उस टाइम हमारे लेबर जो है वो इतने स्किल्ड नहीं थे कि बहुत मैनेजेरियल जॉब्स करते, तो वो ज़्यादा लोग जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व थे। और एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर होता है जो लेबर को चाहे वो स्किल्ड हो या ना हो, ज़्यादा उसके लिए स्किल्ड रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर ने काफ़ी हद तक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो जनरेट की थी। एट द टाइम ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट वाज स्टैग्नेंट 1.43, ठीक है, उस टाइम पे एग्रीकल्चर जो ग्रोथ रेट था हमारा वो 1.43 था, जो कि उस टाइम की पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट जो कि मोर देन 2.5% थी, उससे ये काफ़ी हद तक कम था। फूड हैड टू बी इम्पोर्टेड एट द टाइम एंड देयर वाज अ हैवी डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड, ठीक है, उस टाइम पे हम क्या हो गया कि फूड डिपेंडेंट होने लग गए फॉरेन एड के ऊपर, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कम थी और पॉपुलेशन जो ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा हो रही थी, अर्बन और रूरल माइग्रेशन हो रही थी, लोग एग्रीकल्चरल एरिया से माइग्रेट करके रूरल की तरफ जा रहे थे, तो एक्टिविटीज़ जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ थी उनमें भी काफ़ी ज़्यादा कमी आ रही थी। इसके साथ साथ जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था हमारा, ठीक है, उससे भी लोग जो है वो निकल के तो दूसरी जॉब्स की तरफ जो है आने लग गए थे, इस वजह से हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ उस टाइम पे काफ़ी हद तक कम रही। लैंड रिफॉर्म्स ऑफ 1959 फेल्ड इन टर्म्स ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो 1959 में हमारा पहला लैंड रिफॉर्म आया था अयूब खान के टाइम पे, वो फेल रहा था इन टर्म्स ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। उस लैंड की जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, जो हमने लैंड हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में लैंड की डिवीजन करना स्टार्ट की रिफॉर्म्स के थ्रू, तो वो फुली अपना टारगेट जो है वो अचीव नहीं कर सका था। ग्रीन रेवोल्यूशन वाज द मेजर फैक्टर फॉर द इम्प्रेसिव ग्रोथ रेट। जब 1960s में फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू जो काफ़ी इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज जो है वो कंट्री में इंट्रोड्यूस करवाई गई, चाहे वो ट्रैक्टर्स थे, चाहे वो ट्यूबवेल्स थे, ठीक है, और चाहे वो सीड्स थे, तो उससे क्या हुआ कि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रोडक्शन थी वो काफ़ी
इम्प्रूव्ड हुई, काफ़ी इन्हेंस्ड हुई, क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी। 70 ईयर्स पहले की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि सेकंड सेट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स फिर उसके बाद आए, ठीक है। अर्ली 70s में हमारे जो थे 72 में सेकंड लैंड रिफॉर्म्स आए, ठीक है। एग्रीकल्चर ग्रो की उस टाइम पे 2.3% बिटवीन 72 टू 77, अगर 5 साल की बात करें तो 72 टू 77% ये भुट्टो साहब का टाइम था, ठीक है, विच वॉज द बिलो द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। इस टाइम पे क्या हुआ कि हमसे एक तो जो ईस्ट पाकिस्तान था वो अलहदा हो गया था, और हमारी जो मेजर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ थी वो डिपेंड ही उस सेक्टर पे करती थी। हमें 50% शेयर जो है एग्रीकल्चर का उस ईस्ट पाकिस्तान से आता था। वो जब हमारे से सेपरेट हो गए तो हमारी एग्रीकल्चर की फिर प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी हद तक डिक्लाइन चली गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद नए रिफॉर्म्स आए पाकिस्तान में, लैंड रिफॉर्म्स, लेकिन वो उनको भी फुली इम्प्लीमेंट नहीं करवाया गया, और उसमें हालांकि बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज्ड फार्मर्स को जो है वो इनपुट्स भी प्रोवाइड की गई और लैंड भी प्रोवाइड किया गया। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन द कंट्री कॉज्ड ओवर प्रोडक्शन टू बिलो द ट्रेंड, ठीक है। इसके साथ जो एक अनसर्टेनिटी हमारी इकोनॉमिक लेवल पे थी तो थी ही, लेकिन उसके साथ साथ उस टाइम पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी थी, ठीक है, इकोनॉमी में प्रिवेल कर रही थी, जिसकी वजह से जो फार्मर्स थे वो उस तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर सके, अपना जो प्रोडक्शन थी एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चरल गुड्स की, वो नहीं कर सके। 3 और 5 years ऑफ भुट्टो हैड फ्लड्स, ठीक है। जो 5 साल थे भुट्टो के, उनमें से 3 सालों में तो हमारा जो है वो फ्लड हमने फेस किया, फिर पेस्ट अटैक हो गया क्रॉप्स के ऊपर, ठीक है। तो क्रॉप जो है वो स्वेयरली डैमेज रही उस टाइम पे, तो उससे हमारी जो आउटपुट ओवरऑल थी वो बिलो लेवल रही, और इतनी बिलो रही कि हम उस टाइम पे दोबारा फॉरेन एड पे डिपेंडेंट होने लग गए फूड की जो अवेलेबिलिटी थे उसके लिए। हमारी अपनी जो क्रॉप्स थी वो अपनी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए इनसफिशिएंट थी। गवर्नमेंट वांटेड टू फॉलो प्रो एग्रीकल्चरल पॉलिसी, ठीक है। गवर्नमेंट जो है उस टाइम पे प्रो एग्रीकल्चरल पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहती थी और मनी को डी वैल्यू करना चाहती थी ताकि एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट ज़्यादा हो सके। मनी डी वैल्यू करने का कॉन्सेप्ट जो है वो ये होता है कि आप के कंट्री में डॉलर कम आ रहे, लोग आपकी चीज़ जो है वो सस्ती खरीद लेते हैं, ठीक है। 1970s और 80s जो है इस चीज़ का मेजर विटनेस है हमारा कि जो ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन रही थी उस टाइम पे। नाउ वी एनालाइज सम की इश्यूज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब हमने एक पूरा ओवरव्यू तो देख लिया है, दोबारा से रिवाइज कर लिया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में उस टाइम पे क्या क्या जो है मेजर इवेंट्स हुए थे। अब हम मेजर इश्यूज की तरफ आते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को मेजर इश्यूज क्या हैं। सबसे पहला जो इशू की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी है। बेसिकली जो गवर्नमेंट की तरफ से एग्रीकल्चर को एक सब्सिडी दी जाती है वो प्राइसिंग पॉलिसी की तरफ से ही की फॉर्म में दी जाती है। फ्रॉम लास्ट 5 years since 2008 गवर्नमेंट प्ले ए क्रिटिकल रोल, ठीक है, इन डिटर्मिनिंग व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस थ्रू इट्स प्राइसिंग पॉलिसी। अब गवर्नमेंट जब प्राइसिंग पॉलिसी देती है यानी प्राइसेस को एक मिनिमम लेवल के ऊपर सेट कर देती है। मिनिमम लेवल पे सेट करने का बेसिक मकसद ये होता है कि इससे बिलो अगर प्राइसेस होंगी एग्रीकल्चरल गुड्स की तो फार्मर्स जो हैं वो अपनी उनको जो उनकी इनपुट की प्राइस है या उनकी जो जितनी उनकी नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको रेवेन्यूज या उनको आउटपुट नहीं मिल सकेगा, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट ने सब प्राइसिंग पॉलिसी लगाई तो उसके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरवीन करने लगी कि क्या चीज़ उगानी है और कितनी क्वांटिटी में उगानी है, ठीक है। एक साइड पे तो गवर्नमेंट जो है वो अपना एक बेनिफिट दे रही है फार्मर्स को कि हम प्राइसेस को सब एक लाइन पे सेट कर देते हैं ताकि इससे बिलो प्राइसेस आपको ना मिले और आपको जो है लॉस फेस ना करना पड़े। लेकिन दूसरी साइड पे गवर्नमेंट खुद इम्पोज कर रही है कि क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी और कितनी क्वांटिटी में चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस होंगी। फिर दूसरी जो इसमें मेन बात है वो है कि राइट टाइप ऑफ सीड्स, वाटर, फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट्स आर एज वेल पैकेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड क्रेडिट। बेसिकली एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो होती है एक तो राइट टाइप ऑफ सीड मिलना चाहिए, क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी राइट टाइप ऑफ सीड, और राइट टाइम पे जब आप उसको सो करोगे तो ही आपको अच्छी उसकी यील्ड जो है मिलेगी।
इसके अलावा राइट और एक्यूरेट टाइम पे ऊपर वाटर की अवेलेबिलिटी, फिर फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी और दूसरे डिफरेंट जो इनपुट्स थे, ठीक है, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो स्प्रे वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है, उनको उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो भी गवर्नमेंट ने उनके टेक्नोलॉजी डिफरेंट टेक्नोलॉजी और उसके क्रेडिट्स के थ्रू पैकेजेस दिए। The pricing policy of the agricultural inputs and outputs can determine the direction of agricultural output. जो प्राइसिंग पॉलिसी थी उस टाइम पे एग्रीकल्चरल इनपुट्स और आउटपुट की, उसने डिटरमिन किया कि डायरेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट क्या होगी, यानी एग्रीकल्चर की आउटपुट कितनी प्रोड्यूस होगी और कौन सी जो क्रॉप है उसको यील्ड किया जाएगा। इट हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो प्राइसिंग पॉलिसी लगाई जाती है उसका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी सिग्निफिकेंट, अगर जो अमीर है, जो लैंडलॉर्ड है या जो जिनके पास ज़्यादा वेल्थ है, वो अगर अपनी मर्जी की सिर्फ अमाउंट दें उनको फार्मर्स को, तो उससे उनकी इन आउटपुट की कॉस्ट जो है वो भी पूरी, इनपुट की जो कॉस्ट है वो भी पूरी नहीं होती। तो इसलिए इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन इससे कुछ हद तक जो है वो इक्वलाइज होती है या उससे इम्प्रूव होती है। और फॉर पर्टिकुलरली स्मॉल फार्मर्स की अगर हम बात करें तो प्राइसिंग पॉलिसी हैज अ नोटिसेबल इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी। प्राइसिंग पॉलिसी का एक और इम्पैक्ट जो मेन होता है वो इंडस्ट्री की आउटपुट के भी ऊपर होता है, ठीक है, उसके अलावा अर्बन वेजेस के भी ऊपर होता है, एक्सपोर्ट्स के ऊपर होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर होता है, और डिटरमिन द टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर। दूसरे सेक्टर्स भी जो एग्रीकल्चर की आउटपुट जो है वो एज अ रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रियल सेक्टर में रॉ मटेरियल के तौर पे एग्रीकल्चर गुड्स को यूज किया जाता है, तो उनके ऊपर भी जो है प्राइसिंग पॉलिसी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। हाई प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स मींस हायर इनकम्स ऑफ फार्मर। अगर आप एग्रीकल्चर पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी को हायर सेट करते हो, ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो हाई प्राइस के ऊपर गुड की जो है परचेजिंग को सेट कर देती है, तो इट मीन्स आप इंसेंटिव दे रहे हो कि फार्मर जो स्मॉल और पुअर फार्मर्स हैं उनको इंसेंटिव दे रहे हो कि वो नेक्स्ट ईयर दोबारा अच्छी आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर सकेंगे। गुड प्राइसिंग पॉलिसी इज वन देयर प्राइसेस एक्ट एज इंसेंटिव्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड। अगर अच्छी प्राइसिंग पॉलिसी होगी गवर्नमेंट की, तो वो ऐसी होगी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको इंसेंटिव दे सकेगी ताकि वो प्रोड्यूस कर सके सर्टेन गुड्स और सर्विसेज को। ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी के। प्राइसिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड आउटपुट्स वुड बी मेजर एलिमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसीज टू अचीव टारगेट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। प्राइसिंग जो होती है एग्रीकल्चर इनपुट की और आउटपुट की, बेसिकली जो प्राइसिंग होती है वो जरूरी नहीं होता कि आउटपुट के ऊपर ही लगे, इनपुट्स के ऊपर भी प्राइसिंग होती है कि इस लेवल से ज्यादा महंगा रॉ मटेरियल या फर्टिलाइजर या सीड जो है वो फार्मर को नहीं दिया जा सकता, ये क्राइम होता है, ठीक है। अगर कोई उससे महंगा बेचता है तो वो क्राइम कंसीडर किया जाता है। वुड बी अ मेजर एलिमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसीज। ये दोनों इनपुट पे भी लगाना और आउटपुट पे भी लगाना एक मेजर एलिमेंट्स हैं एग्रीकल्चर पॉलिसीज के, ताकि टारगेट्स ऑफ जो प्रोडक्शन है उनको अचीव किया जा सके। अब जो गुड और इफेक्टिव प्राइसिंग पॉलिसी होती है वो होती है जो एक्ट कर सके इन द इंसेंटिव टू इंक्रीज आउटपुट, ठीक है। मेजर इंसेंटिव बिहाइंड द प्राइसिंग पॉलिसी आपका यही होना चाहिए कि जो आउटपुट है उसको इन्हेंस किया जा सके और फार्मर की जो लिविंग है उसको भी इम्प्रूव किया जा सके, बेसिकली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को भी इम्प्रूव किया जा सके। बट इट इज़ नॉट अ केस इन पाकिस्तान। अगर हम पाकिस्तान का 1950 के टाइम की बात करें तो ये केस नहीं था। पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर पॉलिसी थी उसका इंसेंटिव जो है वो आउटपुट को इंक्रीज करना बेसिकली नहीं थी। एग्रीकल्चर सेक्टर वाज कम्प्लीटली इग्नोर्ड। जो फर्स्ट 13 ईयर्स है उस टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने इग्नोर रखा और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स है उनका मेन जो फोकस था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर था। उस टाइम पे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करने के ऊपर फोकस ज्यादा कर रहे थे, ठीक है। इन द बिगनिंग गवर्नमेंट मेन ऑब्जेक्टिव्स थे गवर्नमेंट के, वो क्या क्या थे? कीप द कॉस्ट ऑफ फूड लो फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। देखें, अगर उस टाइम पे इंडस्ट्रियल जो वर्कर थे वो बहुत ज़्यादा रेयर मिलते थे क्योंकि लोग स्किल्ड नहीं थे, एजुकेटेड हमारे पास वर्कर्स की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो लेकिन जो मिल रहे थे उनको गवर्नमेंट जो है वो बिलो वेज या लोअर वेजेस के ऊपर हायर करना चाहती थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को हायर किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की जा सके।
तो जब आप किसी भी वर्कर को लो वेज के ऊपर हायर करते हैं तो उसकी वेज जो है वो इतनी होनी चाहिए कि वो अपने एंड्स को मीट कर सके, यानी अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनको एटलीस्ट वो पूरी तरह से पूरा कर सके। फूड एक बेसिक नेसेसिटी में आता है, तो इसलिए फूड की प्राइसेस को लो रखा गया इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, ताकि वो अगर उनको लो वेज भी दी गई है तो उस पर भी वो काम करने के लिए विलिंग रहे। फिर प्रोवाइड चीप रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी चीप रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया गया ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रोडक्शन जो है उसको इम्प्रूव किया जा सके। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो रॉ मटेरियल था वो एग्रीकल्चर से आ रहा था, तो इट मीन्स आप एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज़्यादा जो है सप्रेस कर रहे हैं ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर को इम्प्रूव किया जाए। फिर इनहेंस किया हमने इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस को, ठीक है। गवर्नमेंट केप्ट द प्राइसेस ऑफ फूड आइटम्स बिलो इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी फूड की प्राइसेस थी गवर्नमेंट ने उससे कहीं ज़्यादा कम जो है प्राइसेस के ऊपर फूड आइटम्स को बेचना शुरू कर दिया। इससे भी हमारा जो एग्रीकल्चरल आउटपुट था वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। और गवर्नमेंट सेट द प्राइसेस ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स अबव द इंटरनेशनल लेवल, और मैन्युफैक्चर जो गुड्स थी, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की गुड्स आ रही थी, उनको इंटरनेशनल लेवल पे हमने स्टैंडर्ड लेवल के स्टैंडर्ड प्राइस से अबव रखा ताकि उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा सके। फिर मेन फीचर्स ऑफ द ट्रेड एंड प्राइसिंग पॉलिसीज ड्यूरिंग द पीरियड अप टू 1960s। गवर्नमेंट फिक्स द रिटेल प्राइसेस ऑफ गुड्स ग्रेन्स एट लो लेवल, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया कि फिक्स किया रिटेल प्राइसेस को ऑफ फूड ग्रेन्स एट लो लेवल। हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई ऑन कॉटन के ऊपर, ठीक है। कॉटन जो थी वो एग्रीकल्चर से आ रही थी। इंट्रा और इंटर डिस्ट्रिक्ट जो मूवमेंट थी एग्रीकल्चरल आउटपुट को, उसको भी रिस्ट्रिक्ट रखा, ठीक है। उससे क्या हुआ कि फूड की जो सप्लाई थी वो एक तो शॉर्ट रही और इन्फ्लेशन आने लगी कंट्री के अंदर। अगर जब सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस जो है वो हाई हो जाती हैं, डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो चीज़ें जो है वो महंगी बेचने लग जाते हैं। जो प्रोड्यूसर्स और जो सेलर्स होते हैं वो चीज़ों की प्राइसेस को हाई कर देते हैं। ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट टू प्रोटेक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर, अपने एक्सचेंज रेट को ओवर वैल्यू किया, यानी अपनी रुपये की जो वैल्यू है उसको डिक्लाइन किया, डेप्रिशिएट किया, ताकि जो हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की आउटपुट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बनाया जा सके। बार्टर डील्स वर कॉमन फीचर इन पाकिस्तान इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। इंटरनेशनल उस टाइम पे इंटरनेशनल जो ट्रेड थी उसमें बार्टर सिस्टम बहुत था। हम अपनी एग्रीकल्चर आउटपुट देते थे और इंडस्ट्रियल इनपुट को मंगवा लेते थे, ठीक है। चाहे वो एक जैसी वर्थ उन दोनों चीज़ों की हो या ना हो, बेशक हमारी जो हम दे रहे हैं चीज़ जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी वर्थ बेशक ज़्यादा हो, लेकिन हम उनको एक्सचेंज कर लेते थे। फॉर नियरली अ डिकेड नो एफर्ट वॉज मेड टू डिवेलप दिस सेक्टर, ठीक है। एक तकरीबन दिहाई तक इस सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कोई खास कोशिशें गवर्नमेंट की तरफ से नहीं की गई। एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा सप्रेस रहा उस टाइम पे। फर्स्ट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था हमने 1955 में। उसके बाद क्लियरली दीज पॉलिसीज वर नॉट फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग एंड एक्सपेंडिंग एग्रीकल्चर आउटपुट। अब ये जो पॉलिसीज थी वो एग्रीकल्चर आउटपुट को इम्प्रूव करने के लिए या एक्सपैंड करने के लिए ऑब्वियसली नहीं बनाई गई थी, बल्कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को फोकस रखा गया था और इंडस्ट्रियल सेक्टर को इम्प्रूव करना, क्योंकि उस टाइम पे हम ये रियलाइज कर रहे थे कि जो किसी भी कंट्री की बेटरमेंट के लिए उसकी इंडस्ट्री को स्ट्रांग होना ज़्यादा ज़रूरी है। For agricultural outputs, the concept of procurement price, spot price and sale price were introduced, ठीक है। फिर agricultural जो outputs थी उनका concept of procurement price थी। तीन तरह की prices basically होती हैं pricing policy में, procurement prices, spot prices और sale prices। बेसिकली इन तीनों की definition almost same होती है, but ये different commodities के लिए यूज किए जाते हैं। इट इज द मिनिमम लीगल प्राइस होती है बिलो विच गवर्नमेंट वुड नॉट अलाउ टू बी फॉल, ठीक है। एक मिनिमम लेवल ऑफ प्राइसेस जो है वो सेट कर दी जाती है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, जिसके नीचे जो है प्राइस, जिससे बिलो लेवल पे प्राइस जो है वो देना क्राइम होता है और नहीं दी ना कोई उससे नीचे बेच सकता है और ना उससे नीचे कोई खरीद सकता है। प्रोक्योरमेंट प्राइस इज अनाउंस्ड फॉर फूड आइटम्स लाइक वीट, spot price for raw material required by industries and sale prices for export। अब जो procurement prices थी अनाउंस उसको किया गया किसके लिए, फूड आइटम्स के लिए बेसिकली, जैसे कि वीट या फिर रॉ मटेरियल जो कि इंडस्ट्री को चाहिए था,
ठीक है, या फिर सेल प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट के लिए हमने उन प्राइसेस को सेट किया। 1981 में एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन जो है इस्टेब्लिश किया हमने, और फाइनली इस बात को रियलाइज किया कि आउटपुट की जो प्राइसेस हैं उनको थोड़ा सा हमें सब्सिडाइज फॉर्म में रखना चाहिए, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको उनकी भी बेटरमेंट के लिए काम हो सके। मिनिमम प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंश्योर मिनिमम रिटर्न्स टू प्रोड्यूसर। ठीक है, मिनिमम प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम हमने इंट्रोड्यूस किया ताकि हम इंश्योर कर सकें मिनिमम रिटर्न्स फॉर प्रोड्यूसर्स। Since 1988 on the advice of World Bank and क्योंकि उस टाइम पे हम एड बहुत ज़्यादा ले रहे थे वर्ल्ड बैंक और IMF से, ठीक है, तो उन्होंने एडवाइस हमें यह किया कि अंडर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम मैनी सब्सिडीज जो हैं वो एलिमिनेट आप कर दें। ठीक है, और डोमेस्टिक प्राइसेस वर अलाउड टू कम एट पार विद इंटरनेशनल प्राइसेस, और डोमेस्टिक प्राइसेस को इक्वेट कर दें आप इंटरनेशनल प्राइसेस पे, एक ही लेवल पे ले आए, एक ही पेज पे ले आए, ताकि एटलीस्ट आपको अगर किसी चीज़ में फ़ायदा नहीं हो रहा तो आपको नुकसान भी फेस ना करना पड़े। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लेक्चर से रिलेटेड आपकी कोई क्यूरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।